हमेशा की तरह गैर रिवायती अंदाज और गैर रिवायती गुफ्तगू। आजकल मैंने देखा है मामलात तो जिस जानिब जा रहे हैं मईशत के अपनी जगह हैं, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ मुख्तसरन एक ऐसी बात से करूँगा जिसने दुनिया को इस वक्त हिला के रखा हुआ है, और वो है UFO, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। और इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा गुफ्तगू दुनिया में भी हो रही है, सोशल मीडिया पर भी हो रही है, और लोग अपने हिसाब से इसके बारे में इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। मैं चूँकि मेरे पास वक्त बहुत ही कम होता है, इसलिए चंद सेकंडों के अंदर आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका एक्सपीरियंस मुझे भी रहा है। इस्लामाबाद के अंदर जब मैं जाया करता था बचपन में, तो मैंने बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे, लेकिन एक साथ नहीं। और मैं ये नहीं जानता, मेरी उम्र के शायद और भी लोग हों या और भी लोग ऐसे हों जिन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की हो, उनके लिए ये है कि आप हमसे इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है प्रोग्राम के निस्बत से नहीं, लेकिन मेरा नाम अली नासिर है। उनकी कोई शक्ल गोल नहीं होती थी, देवर नेवर स्फेरिकल, वो बस आप समझे फ्लैशेस ऑफ लाइट इन द स्काई थे। मैं अकेला नहीं था, और लोगों ने भी देखे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस फिनोमेना को रिजेक्ट किया गया। मेरी गुजारिश है कि इस सिलसिले में अब हम भी थोड़े संजीदा हो जाएं। इसके बाद जबकि PIA के जहाज़ से भी ऑब्ज़र्व किया गया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद ये हिंदुस्तान का कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो जो उनसे मंसूब हो, पाकिस्तान के अंदर वो स्पाइंग के लिए आया हो। तो इस फिनोमेना को स्टडी करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में भी बराह रास्त एक इदारा जो है वो बनाया जाए जो कि इन मामलात को देखे और संजीदगी से देखे। ये मजाक नहीं है, बिल्कुल जैसे कोरोना को आप लोग मजाक समझते हैं, इस फिनोमेना को भी मजाक ना समझें। इट इज़ ए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फिनोमेना। सिर्फ PIA की ही फ़्लाइट और पायलट्स ने से नहीं देखा, बल्कि इंटरनेशनली अगर आप देखें तो रिकॉर्ड के अंदर ये मौजूद है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट हैं उन्होंने भी इस फिनोमेना को ऑब्ज़र्व किया है, KPK और गिरदोनवा के इलाके। तो लेट्स ट्राई टू टेक इट सीरियसली। व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस, क्योंकि अब स्पेस ट्रैवल भी आ गया है, तो पाकिस्तानियों को अपनी आंखें खोलनी है। हम वही कुएं के मेंढक बुनियादी मसाइल के ऊपर ही फंसे हुए हैं, न पानी न बिजली। हम आज तक महंगाई के जाल में ऐसे फंसे कि उससे हम निकल ही नहीं पा रहे। तो महंगाई पर ही बात कर लेते हैं। कल मैंने घर जाने के बाद थोड़ी देर सस्ताने का इरादा किया। मैं घर जाकर सो गया, आँख लग गई। आँख लगी हुई थी, TV भी लगा हुआ था साथ में। पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा ख्वाब आ रहा है। मैंने ख्वाब की कैफियत में ही आंखें खोली तो देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि बैनुल अक़वामी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। पहले तो मुझे यकीन ना आया कि मैं होश में हूँ या ख्वाब में हूँ। फिर मैंने ख़ुद को चुटकी काटी, और चुटकी मैंने कुछ ज़्यादा ज़ोर की काट ली। क्या करूँ, मुझे लग रहा था हकीकत है या ख्वाब है। तो वो फिर मुझे यकीन हो गया कि नहीं ये हकीकत ही है। तो आप भी इस हकीकत को तस्लीम करें ना। क्या मसला है आप लोगों के साथ? पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। वैसे सर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, आई लव यू, लेकिन सर मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगा। देखो, मैं आपसे वाकई में मोहब्बत करता हूँ। ये जो आसपास आपके हैं ना, ये सब वाह वाह वेरी गुड जीवे जीवे इमरान खान, ये सब ड्रामेबाज लोग हैं सर। यकीन करो, ये लोग तब कहाँ थे जब कराची के अंडरपासों के ऊपर जो है अंडरपासों के अंदर आपके खिलाफ मुग़ल्लज़ात लिखी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं हाथ में जो हूँ ना स्पंज लेके चला गया यहाँ पे, ये क्लिफ्टन अंडरपास पे मिटाने के लिए। यकीन करो, लोगों ने मुझे कहा, जिनको आप नफीस लोग कहते हैं ना सर, इन्होंने लिखी थी। मैंने कहा मैं मिटा देता हूँ। किसी ने मुझे कहा तू मिटाएगा, तुझे मारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, ये जो इर्द गिर्द लोग बैठे आपको मिसगाइड कर रहे हैं ना सर, इनसे बचो सर, वरना मैं आपको बता रहा हूँ, निशाने इबरत नवाज शरीफ बैठा हुआ लंदन के अंदर देखने के लिए कि वो लोग जो खुशामद में आ जाते हैं फिर उनका क्या हाल होता है। सर ये लोग भी निशाने इबरत बने हुए हैं। कल गिलगित बल्तिस्तान में हार गए, कश्मीर में हार गए। सर इन्हीं को देखकर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप मेरे सामने आ जाएं, यकीन करें मैं आपका माथा चूम लूँ, इतनी आपसे मोहब्बत करता हूँ। सर इन लोगों की बातों में नहीं आए सर, गरीबों की दुआएं लें। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान मौजूद हैं, जनाब मियाँ ज़ैन साहब। भी देख रहे हैं, चंबे का शिकार हो रहे हैं, कैसा एंकर है, किस किस तरह की बातें करता है। सर असल में बात यह मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब के, बाकी एंकर कहते हैं कि मैं PP का बंदा हूँ, कोई कहता है मैं नून लीग का बंदा हूँ, कोई कहता है मैं एजेंसी का बंदा हूँ। मुझसे पूछते हैं, मैं कहता हूँ मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आप भी वैसे 5 वक्त के नमाजी हैं, आपको देखकर मैं बड़ा मुतासिर होता हूँ, नमाज में भी अब नहीं छोड़ता। लेकिन आपकी जानिब आता हूँ सर,
मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये महंगाई का जो एक जिन है जिसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं और इसको हम तमस्करा उड़ा रहे हैं इसका, तो बेसिकली हम गरीब का तमस्करा उड़ा रहे हैं। इसके मुतालिक मैं आपकी राय लेना चाहूँगा, फिर मैं सेक्टर स्पेसिफिक हो जाऊँगा। जी जी मियाँ जाहिद हुसैन जनाब, तो मैं क्या महंगाई पे बात करूं? आप महंगाई पे आगाज़ में बात कर लें, फिर आहिस्ता फिर जहांगीर तरीन, मेरा मतलब फिर शुगर पे भी बात कर लेंगे। जी देखिए जी, महंगाई का अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान का जो आपने अभी रेफरेंस दिया, परसों प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और 4-5 मुल्क उन्होंने गिनवाए, जी जी जी, जिसमें अफगानिस्तान और इस तरह के दूसरे मुल्क। जी जी जी, बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो कोई 11%, 11.5% के लगभग है। लेकिन बात यह है कि दुनिया में शायद सस्ता होगा, लेकिन पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम कितनी है? जितने दूसरे मुल्कों में अगर हम बात करते हैं तो उनके यकीनन उनके सामने पाकिस्तान महंगा होगा, लेकिन उनकी इनकम भी ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम उनकी ज़्यादा है, वेयर के पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है और जो गरीब है उसकी पावर में नहीं है। अभी कल हमारे एक एम्प्लॉई है, वो अपना बिल लेके आया, उसके घर का बिल जो था वो 13,000 रुपये महीने का था और उसकी जो इनकम है वो 40,000 रुपये महीना है। तो अब 13,000 रुपये का जो उसका बिजली का बिल है तो वो कहाँ से अदा करेगा? तो ये जो मुल्क बड़ा सस्ता है, अगली दफा आप देखिएगा 25,000 भेजेंगे तो इसके बाद कैसे बच गए पैसे बिल के बाद? तकरीबन 35% उसकी टोटल आमदनी जो है, यानी 40,000 रुपये जिसकी आमदनी है उसको 13,500 रुपये का बिल है, तो तकरीबन 35% उसकी टोटल आमदनी का बिल है। फिर उसने ज़ाहिर है कि राशन भी लेना है, फिर बच्चों के लिए भी उसने कोई एजुकेशन भी करनी है, कोई हेल्थ के इश्यूज भी होंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम जो हैं, तो इसमें अगर आप एक आदमी का बजट आप देखते हैं तो चूँकि हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत कम है और फिर ये कि तकरीबन 50 लाख लोग वैसे ही बेरोज़गार हैं पाकिस्तान में, तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए फिर एक घर में एक कमाने वाला होता है और 5, 6, 7 आदमी जो हैं वो उसके ऊपर खाने वाले होते हैं, जिसमें उसके बूढ़े माँ बाप भी हो सकते हैं, बीवी बच्चे भी हो सकते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि वो दुनिया का महंगा तरीन मुल्क अगर हम समझें तो शायद गलत ना होगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने, चूँकि ज़ाहिर है कि पब्लिक के साथ उनके सेंटिमेंट्स हैं, उन्होंने पब्लिक के साथ जीना है, पब्लिक के साथ रहना है, तो ये चीज़ें जो है ज़रा लोगों को थोड़ी खलती हैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरह की बात करते हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है कि अपने फैक्ट्स के मुताबिक बात कर रहे होंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि उसके साथ कुछ काउंटर फैक्ट्स भी होते हैं। अब ये तो खैर अभी जो परसों का स्टेटमेंट था प्राइम मिनिस्टर साहब का, लेकिन अगर अभी हम बात करें तो जो हमने बजट हमारा अभी रिसेंटली, नहीं आपको यकीन आ गया, आपने बड़ा डिप्लोमेटिकली जवाब दिया है। नहीं मतलब आपको यकीन आ गया, आपने ज़ाहिर बात है जवाज़, मंतक, फ़लसफ़ा पूरा हमें बताया कि परचेजिंग पावर पैरिटी भी होती है और पर कैपिटा इनकम भी होती है। नहीं आपको यकीन आ गया, ये बता दें, एक चेहरे के तासुर से पकड़ लूँ। नहीं, यकीन का तो आपके सामने ही है ना कि एक अच्छे खासे रीजनेबल लोग जो हैं, हम जैसे लोग जो हैं या आप जैसे लोग जो हैं, उनके यहाँ भी आजकल बड़े मसाइल हैं। उनके यहाँ भी ये चीज़ होती है कि भाई हमने किस तरीके से सर्वाइव करना है, किस तरीके से चीज़। इन अदर वर्ड्स दिस स्टेटमेंट मे बी ट्रू बट डिटैच्ड फ्रॉम द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, ग्राउंड रियलिटी के साथ इसको एसोसिएट करना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर ये डिस्कस करेंगे क्या पूरे पाकिस्तान में सिर्फ शुगर माफिया ही है और कोई माफिया नहीं है, क्या सिर्फ हम चीनी खाते हैं? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आटा, चावल, दाल, सब्ज़ी, तरकारी, फल, हाँ, और तमाम जितने आप समझें कि ड्राई मसाले, ये भी तो हम खाते हैं, खाली चीनी तो नहीं। जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब, चीनी स्कैंडल के पीछे तो इतना टाइम सर्फ हो गया, महंगाई के अंदर अगर शुगर को देखें तो ये इसका एलिमेंट तो बहुत कम है। तो मैं देख भी रहा था, मैं इसके बारे में आपकी राय लेना चाहूँगा कि भाई सिर्फ शुगर के मुतालिक और शुगर इंडस्ट्री के मुतालिक बात की जा रही है, उनकी प्राइसिंग को डाइसेक्ट किया जा रहा, बाकी सबकी प्राइसिंग को क्यों नहीं देखते? क्या कहते हैं आप? देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले एक 22 खानदानों का बड़ा चर्चा हुआ, जी जी जी, ठीक है ना, और फिर वो एक गाली बना दी गई सोशली कि जी 22 खानदान लूट के खा गए। अब हमारे यहाँ ये एक फैशन बना हुआ है कि किसी ना किसी इंडस्ट्री को, किसी ना किसी तबके को हमने टारगेट करना है और लोगों को कोई ना कोई एक ऐसा चाहिए कि जिसके ऊपर वो जिसके खिलाफ बात करते रहें। अब शुगर इंडस्ट्री के जो इश्यूज हैं, अब वो शुगर इंडस्ट्री हमारे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी शुगर इंडस्ट्री है और लाखों लोगों को उसमें रोज़गार मिलता है और सैकड़ों अरब रुपए का वो टैक्स पे करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के वो टैक्स पे करते हैं।
और किसान को वो 484 अरब रुपए की साल की वो पेमेंट करते हैं। Right. अब इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे कि हमने मुसलसल शुगर इंडस्ट्री को टारगेट किया हुआ है और उनके खिलाफ बात करते रहते हैं। अब उससे क्या है कि शुगर इंडस्ट्री डिप्रेशन का शिकार है, उसमें नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, उसमें पुराने इन्वेस्टर्स जो है वो परेशानी का शिकार हैं, उसमें मुलाजमीन जो है वो अपने मुस्तकबिल के बारे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उसमें 1 2 4 लोगों ने ज़रूर कोई ना कोई बदउनवानी की होगी और वो माशरे में होते हैं, जो लोग हर जगह पे होते हैं जो बदउनवानी करते हैं। तो हमारा फोकस उन पे होना चाहिए और वो टारगेट होना चाहिए। लेकिन अगर हम ओवरऑल शुगर इंडस्ट्री के ऊपर बात करते हैं और उनको हम टारगेट करते रहते हैं और उनके खिलाफ बात करते हैं और उनको माफिया के नाम से तशबीह देते हैं, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नेगेटिव हमारी थिंकिंग है और वो उसके कोई अच्छे नहीं, तो इसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी तो होना चाहिए ना। क्या हमारे फूड ग्रुप्स के अंदर सिर्फ चीनी तो नहीं है? ऑफ कोर्स अब आप उसमें देखें ना, हर चीज़ पाकिस्तान में महंगी हुई है, जिसमें आटा है, दाल है, चीनी है, इसके अलावा घी है, पेट्रोलियम है, LNG है, हर चीज़ दुनिया जान की पाकिस्तान में जो भी है वो महंगी हुई है। उसी को तो सारा मिला के इन्फ्लेशन का रेट तकरीबन इस वक्त कोई 11.5% आ रहा है। और मज़ीद आप देखें कि अभी हमारी 600 अरब रुपए की जो पेट्रोलियम लेवी इस बजट में रखी गई है, उससे तकरीबन 25 से 30 रुपए पर लीटर पेट्रोल और डीजल वगैरह की कीमत में इजाफा होना है, जिसकी किस्तें आनी शुरू हो गई हैं। अभी आपने देख लिया होगा बजट के बाद 2-3 दफ़ा जो प्राइसेस बढ़ी हैं, तो ये प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। इसी तरीके से बिजली की प्राइस जो है IMF के साथ जो वादा किया गया था कि जी हम 4 से 5 रुपए पर यूनिट बिजली बढ़ाएंगे, मगर अभी बजट के मौके पे नहीं, बाद में बढ़ाएंगे, तो उसकी किस्तें भी अभी आनी है। तो जब आप पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाएंगे, गैस की कीमत बढ़ाएंगे, जब आप इसकी बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, तो ये तो इन्हीं की वजह से तो ये तो रॉ मटेरियल है ना इंडस्ट्री के। अभी तो आपने बताया कि बिजली जो है वो कुछ लोगों के लिए बिजली का बिल जो है इट्स अबाउट 35% ऑफ देयर टोटल इनकम। जी एग्जैक्टली। तो ये बड़ी अहम बात है ना सर। हाँ, तो अब इस सिचुएशन में आप देखिए कि ये हर चीज़ की कीमत महंगी हो रही है और हर चीज़ उसमें आपकी महंगी होती चली जा रही है। फिर बात यह है कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट है, $1 है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, ऊपर से फिर हमारे गलत फैसले हैं जिसकी वजह से ये कीमतें बढ़ रही हैं। अभी आपने गैस के बारे में अभी हम सुन रहे हैं कि महंगी तरीन गैस जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की वो $15 में अभी इंपोर्ट की जा रही है। तो बात यह है कि पहले हम खाकान अब्बासी साहब ने जो गालबन $5-6 वाले जो सौदे किए थे, तो उसको हम मतून करते थे और उसको हम क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन अब $15 में हम खरीद रहे हैं। तो बात यह है कि ये चीज़ें जो है फिर हम अपने फैसले दुरुस्त क्यों नहीं करते? इसकी वजह से जो अवाम की मुश्किलात हैं उनका जिम्मेदार कौन है? प्राइम मिनिस्टर साहब को इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो उनके यहाँ जो गलत फैसले करते हैं, जो बर वक्त फैसले नहीं करते, और उसकी वजह से देखें अब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, आम आदमी के लिए बिजली के और गैस के बिल बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजली है गालबन को 20-22% बिजली जो है वो गैस से बनती है। तो अब उससे हमारे यहाँ जो है बिजली की कीमत फिर जो 5 रुपये यूनिट में बता रहा हूँ वो तो प्रीवियस हिसाब से। सर इसकी 2 वजूहत आपको बताता हूँ मुख्तसरन। पता नहीं, वैसे तो आप हमसे उम्र में ज़्यादा है, तजुर्बा भी आपका ज़्यादा है, मुशाहिदा भी ज़्यादा है, लोगों को भी। असल में बेसिकली पाकिस्तानियों में विजन ही नहीं है, इन सब में नहीं है। माजरत यार, बुरा ना मानना मुझे भी बुजुर्ग ने दुआ दी थी टीवी के ऊपर, सच ही निकलता है। इन लोगों में सर एक तो विजन ही नहीं है, जीरो विजन है। मैं आपको बता दूं बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो को विजनरी। दूसरी बात है झूठ। इज्तिमाई तौर पे पाकिस्तान में इतना झूठ बोला गया है, इतना झूठ बोला गया, यकीन करें कि अब ये सच सुनने के आदी नहीं रहे। बंदा इनको सादिक अमीन चाहिए, लेकिन ये इतने झूठे हैं और इतना झूठ सुनते हैं कि ये, मैं आपको पाकिस्तान की बुक का बता देता हूँ मुख्तसरन। ये जितना आपने गैस वैस का बताया टोटल झूठ लिखा हुआ है। पाकिस्तान में गैस के वाफिर मकदार मौजूद है, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, पाकिस्तान 5 दरियाओं का मुल्क है, पाक चीन दो चीन यूं यहाँ वो वहाँ, सब उल्टा सीधा नॉनसेंस लिखा हुआ है। यकीन करें ये पहला मुल्क है पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया का, जहाँ जुग्राफिया भी झूठा लिखा हुआ है कि दरिया सारे कश्मीर से फूटते हैं। यकीन करो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, सिर्फ गूगल अर्थ निकाल के देख लो, कोई दरिया कश्मीर से नहीं बहते। दुनिया की तारीख के ऐसे ऐसे बड़े बड़े झूठ मैंने पाक स्टडीज की किताब में देखे और सुने हैं कि यकीन करो शेख चिल्ली मुझे जो है वो सच्चा आदमी लगता है। इतना फ्रॉड किया हुआ आप लोगों के साथ, यकीन करो। और सीपेक का नाम मुंह से निकल गया सर, आपको जरा बताना चाहूंगा। एक गैर मारूफ शख्सियत को अब सीपेक का अथॉरिटी का जो है वो एडवाइजर लगा दिया गया है, जो बहुत अच्छा काम है। वैसे जनरल सलीम बाजवा साहब को अपने इदारे और मुल्क की इज्जत की खातिर बहुत पहले इस्तीफा दे देने चाहिए था, लेकिन चलो अभी दे दिया, हूँ हट गया। रिटायर बंदे की गल तो कुत्ता भी नहीं मनता भाईजान, इस्तीफा आ गया, हूँ डरन की कोई लोड़ नहीं। सर आगे चलते हैं, सॉरी मैंने आपको बता दिया है। हाँ, तो अब आप मुझे ये बताएं अब सीपेक का मुस्तकबिल क्या है? ये अनवर मकसूद
यही नाम है, कोई और नाम? ये कौन है साहब जो, और आपने इनका सुना हुआ है, कभी आपकी मुलाकात हुई? अब क्या होगा CPEC? नहीं, मेरी तो इनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बात यह है कि हम अगर CPEC की बात करते हैं तो CPEC अगर आपको याद हो तो 40 अरब डॉलर से शुरू हुआ था और वो बढ़ते बढ़ते 65 अरब डॉलर तक गया। और आज जो हमारे मुल्क में बिजली एक्सेस पैदा हो रही है वो CPEC की बदौलत हो रही है। और तकरीबन जहाँ तक अगर मैं दुरुस्त हूँ तो 2600 किलोमीटर मिलती नहीं ना सानू, नहीं वो बहुत बिजली बन रही है, वो सानू नहीं ना मिलती। हर शोबा मिसमैनेजमेंट का शिकार है। एक तरफ हमारे यहाँ बिजली की प्रोडक्शन सरप्लस है, हम उसकी कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आवाम को बिजली दस्तयाब नहीं है। हाँ सॉरी, वो मैंने अनवर मकसूद कह दिया, उनको खालिद मंसूर नाम। खालिद मंसूर, जी हाँ। अब वो खालिद मंसूर साहब का जो प्रोफाइल कल हमने सुना है उससे तो बड़ा रिच प्रोफाइल है उनका, और उनका चाइना की कई कंपनियों के साथ उनके रवाबित रहे हैं और चाइना के मामलात में वो बताया जा रहा है कि वो बड़े एक्सपर्ट हैं। तो अच्छी बात है कि अगर एक अच्छा आदमी आ गया वो ये तो ठीक बात नहीं है अगर चाइना की कंपनियों के साथ रहे, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि बहरहाल हम समझते हैं कि अगर वो फिर भी अगर उनके साथ उनके रवाबित हैं, वो चाइनीज़ मिजाज को समझते हैं, तो मे भी कि वो एक अच्छे हमारे लिए साबित हो। लेकिन असल चीज़ जो है, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि देखें, हमारा 65 अरब डॉलर तक हम जाके एक तरह से हम फ्रीज हो गए। वेयर एज के चाइना ने को 250 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ, जबकि ईरान के साथ उनके वो ताल्लुकात उतने गहरे नहीं हैं जितने शहद से ज़्यादा मीठे पाकिस्तान के साथ। अरे सर ये कोई चीज़ नहीं होती, ये तो हम ऐसे ही नाच गाना कर रहे हैं। और हिमालय से ऊंचे हमारे साथ हैं ताल्लुकात। लेकिन हम देखें 65 अरब डॉलर वो हमारे गले को आए हुए मियां जायद साहब, क्यों आप मेरे मुंह से बुलवा रहे सारी बातें? मैं आपको सारी फिल्म बता दूंगा। अभी उन लोगों ने जनाब पाकिस्तान, आपका क्या ख्याल है शेख रशीद साहब इतने परेशान क्यों थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? चाइना वालों ने टीम भेज दी है भाई, वो बोल रहे हमारे बंदों को मारा किसने है ये पता कराओ। वो बहुत गुस्से में है, उन्होंने तो दासू डैम वगैरह सब बंद करवा दिए है। ये हम ऐसी हम गाने गा रहे हैं, वो तपे बैठे हैं वहां पे बीजिंग में। नहीं, वो तपे बैठे हैं तो सही तपे बैठे हैं ना। वो कह रहे हैं हमारे इंजीनियर किसने मारे? अगर उनके पर्सनल्स जो हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, अगर उनकी हम सिक्योरिटी नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो जाहिर है उनका एक फितरी बात है कि उसके ऊपर उनका रिजेंटमेंट होना चाहिए और उनका होना चाहिए उसके ऊपर गुस्सा। वो बजा है। हमारा काम ये है, हमारा परपेट्रेटर्स को पकड़ें, उनको सजा दें। और पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पहले के मुकाबले में हज़ार गुना बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात है और हमने बड़ा, हमारी आर्मी ने बड़ा अच्छा उसमें काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे जवानों ने उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और ये सिचुएशन देखेंगे, एक हम जोग्राफियाई तौर पे एक इंटरनेशनल हाइब्रिड वारफेयर में हम हैं और उस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। ये हकीकतें भी अपनी जगह पे हैं और चाइना भी इन सारी चीज़ों को समझता है। ये बड़ी अहम बात आपने की। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आ जाऊँ। तो सूरज के कभी कभार बहुत नज़दीक चला जाता हूँ, पर न जल जाए, इसलिए वापस धरती का रुख करता हूँ। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। अब पाकिस्तान को जो है ना एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ जाना है जहां इंटरनेशनल ट्रेड का ताल्लुक है। चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, मैं फुल उसके हक में हूँ, लेकिन इशू ये है कि बाकी दुनिया से कट जाना वो पाकिस्तान के लिए मुनासिब है। ब्रेक के दौरान भी बात हो रही थी मियां जाहिद हुसैन साहब, कुछ कैलकुलेशन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि कीजिएगा आप, तो आपने अभी मुझे बताया कि एक्सपोर्ट्स का एक मेजर चंक आप बता रहे थे इज़ गोइंग टूवर्ड्स यूरोप एंड द वेस्टर्न कंट्रीज़, और रेमिटेंस का भी जहाँ तक ताल्लुक है तो वो भी आप ऐसे समझ लें कि उसका मेजर चंक तो मशरिक़ वस्ता से आता है, लेकिन बाकी जितना है वो वेस्टर्न कंट्रीज से भी आता है। वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स भी हैं, हमारे इंडस्ट्रियल भी आप समझें कि उनके साथ जो है लिंकेजेस हैं। इसके अलावा डिफेंस का जहाँ तक ताल्लुक है तो हमारी इंपोर्ट्स का जो मेजर चंक है हमारे मिलिट्री हार्डवेयर का, ये भी हम वेस्ट से मंगवाते हैं। तो आई थिंक अ पैराडाइम शिफ्ट इन आवर स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड इवन अदरवाइज शुड चेंज। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और अभी ये बात हो रही थी ब्रेक के दौरान कि हमारी तकरीबन 10-12 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट तो सिर्फ एलोन अमेरिका को है। और अमेरिका हमारा सबसे, यानी दुनिया का वाहिद मुल्क है अमेरिका कि जहाँ ट्रेड बैलेंस जो है हमारा वो हमारी फेवर में है। बाकी तमाम कंट्रीज़ का जो ट्रेड बैलेंस है वो दूसरे मुल्कों की फेवर में होता है। तो अमेरिका वो वाहिद कंट्री है जिसको हम 10-12 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट, यानी हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट जो है इंपोर्ट कम करते हैं, मिनिमल है। तो वो हमारा उनके साथ जो है एक्सपोर्ट बैलेंस हमारी फेवर में है।
और इसके अलावा जो हमें 29 अरब डॉलर की इस दफ़ा रेमिटेंस हुई है और अगले साल 30-32 अरब डॉलर की हमें एक्सपेक्टेड है कि हमें रेमिटेंसेज आएंगी, उसमें आल्दो के सऊदी अरब से बहुत बड़ा चंक आता है, लेकिन सऊदी अरब भी आपको पता है कि अगर अमेरिका का इशारा हो जाए तो वो वहाँ से भी हमारा वो मामला रुक सकता है। तो अच्छा इशारा हुआ है, वो आ गए हमारे पास, उन्होंने कहा दोबारा दोस्ती कर लो। एग्जैक्टली, तो वो चीज़ें वहीं से चलती हैं। और इसी तरीके से IMF को अगर आप देख लें तो IMF जो है, वर्ल्ड बैंक, ये सारे अमेरिकन इन्फ्लुएंस के तहत चलते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान में तकरीबन 40-42 अरब डॉलर साल का जो आता है वो अमेरिकन इशारे से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनके इशारे से हमारे पास आता है। तो हमारी जो पूरी टोटल इकॉनमी है उसका कोई 80-90% जो है हमारा सारे का सारा डिपेंडेंस हमारी अमेरिका पे है और बाकी जो है वो फिर यूरोप पे है जी। तो अगर हम ये जो इस वक्त हमारी जो भी सिचुएशन है, इसको मैं नहीं समझता कि हम कोई इतना बड़ा कोई इनकलाब हम ला सकते हैं हमारी पॉलिसीज में। बड़ी खूबसूरत बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात की। एक इजाफा आपसे कर दूं सर, असल में क्या है कि बचपन से ना हमें दूसरों से नफरत करना सिखाया गया है। गोरों से नफरत करो, अमेरिका से नफरत करो, यूरोप से नफरत करो, जो तुमसे ज़्यादा खाता पीता हो उसको गालियाँ दो, उससे हसद करो, उसको उसकी बर्बादी की तबाही की दुआएं मांगो। माजरत के साथ सर फिर सच निकल जाता, बुजुर्ग ने बताया। तो बेसिकली अफगानियों को हम नाशुक्रा कहते हैं। तो यार हमने जो सऊदी के साथ किया है, क्या आपके ख्याल से सऊदी अरब के साथ जो हमने रवैया रखा, हम नाशुक्रे नहीं हैं? हम वहाँ से रेमिटेंस भी मंगवाते हैं, अपने बंदे भी वहाँ भेजते हैं, उनसे पेट्रोल भी मुफ्त लेते हैं और फिर उनको बुरा भला भी कहते हैं। अफगानियों को तुम लोग नाशुक्रा कहते हो, क्या तुम लोगों से ज़्यादा नाशुक्रा है कोई क्या? यार देखो, मुनाफकत ना करो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। जिसकी रोटी खाओ ना, एक कहावत भी है, जिस प्लेट में खाना ना उस प्लेट में जो है ना वो ना करो, छेद ना करो। माजरत के साथ सर थोड़ी ये बातें निकल जाती हैं, थोड़े कौम की इस्लाह भी ज़रूरी है। लेकिन आपने जो कि सटल अल्फाज में कहा, मैंने थोड़े सख्त अल्फाज में कह दिया। अगर हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें तो हमारे तिजारत के मौके बेहतर हो सकते हैं सर, मार्केट एक्सेस मिल सकते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम उनकी रोटी खाते हैं और उनको बुरा कहते हैं, तो बात ये है कि हम किसी की रोटी क्यों खाएं? हम अपनी रोटी क्यों ना खाएं? हम अपने खुद कफालत क्यों ना इख्तियार करें? हम अपने पैरों पे क्यों ना खड़े हों? सर आदत हो जाए ना, भले नौकरी भी कोई दे, लोग लेते नहीं है। आप देखो, मैंने कितनों को सड़क पे बोला है कि यार आओ नौकरी करो, तुम्हें फैक्ट्री में रखते हैं। वो बोलते हैं नहीं, हम बस आपने देने 10 रुपए तो दें, वरना जाएं, इसला नहीं कर। हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात क्यों ना बनाएं? नहीं, गलत मैं बोल रहा हूँ तो मेरी इसलाह करें ना मियां जाहिद साहब। नहीं, आप मुझे बताएं, क्या मांगने की आदत नहीं हो गई हम लोगों को? मैं यही नहीं, आप बताएं ना मुझे सर। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हम इकोनॉमी में अगर अपने पैरों पे खड़े होंगे, अगर हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ठीक करेंगे, अगर हम अपनी इंडस्ट्री को जदीद करेंगे, लेटेस्ट खतूत पे इस्तेमाल करेंगे, तो दुनिया की हम जरूरत बन जाएंगे ना। बात यह है कि इस वक्त हम दुनिया की जरूरत नहीं बन रहे। क्या हमें मांगने की आदत? मियां जाहिद साहब, आज रिकॉर्ड पे आपसे पूछना चाहता हूं, क्या IMF हमें दावतें देता है? हम खुद मांगने के लिए जाते हैं ना, हम खुद मांगते हैं ना, हम क्यों मांग रहे हैं दूसरों से? देखें, हमें हर 5-10 साल बाद IMF के पास जाना पड़ता है, ठीक है, और उसकी चंद चीदा वजूहात हैं। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं ना। दुनिया ने किस तरीके से अपनी चीज़ों को ठीक किया है। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, अगर हमारी बिजली की कीमत दूसरे मुल्कों से ज़्यादा होगी, अगर हमारे यहाँ तकरीबन 300-400 अरब रुपए बिजली की चोरी और लाइन लॉसेस में ज़ाया होते चले जाएंगे, अगर हमारा तकरीबन 20 अरब डॉलर का पानी समुंदर में जाके गिरता रहेगा, अगर हम अपने लोगों को, हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है लोगों की, वो हम नहीं करेंगे, अगर हम अपने स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर को ठीक नहीं करेंगे, अगर हम अपने रेवेन्यू को सही नहीं करेंगे, ये 4-5 चीज़ें तो हैं, और कौन सी चीज़ें हैं? अगर हम इन चीज़ों को ठीक कर लेंगे तो उसके नतीजे में हमारी चीज़ें भी सही आ जाएंगी, आम आदमी की रेंज में भी आ जाएंगी, कीमतें नहीं बढ़ेंगी, कीमतें कंट्रोल में आ जाएंगी, आपकी इकॉनमी दुरुस्त हो जाएगी, आपको कशकोल लेके दूसरों के पास फिरना नहीं पड़ेगा, और जब नहीं फिरना पड़ेगा तो फिर आप दुनिया से बराबरी की सतह पे बात कर रहे होंगे। देखें, हम तो करना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब देखें, लंदन में प्रोग्राम, सलाम सर क्या हाल है, इन्होंने एक दफ़ा कहा कि वो कर्ज उतारो मुल्क सवारो, यकीन करो लोगों ने बेटियों के जहेज दे दिए। हम तो सर नहीं मांगते बनना चाहते, लेकिन जिनको मांगने की आदत पड़ जाती है ना, वो कभी मांगना छोड़ते नहीं हैं। हमें कितनी दफ़ा कशकोल तोड़ने की बात की गई है, लेकिन हमारे साथ फिर वही हुआ है जो पाक स्टडीज़ की बुक के अंदर पूरी कौम के साथ हुआ है, यानी कि हमारे साथ बहुत ही बड़ा। खैर एनीवे, ज़्यादा भी नहीं बोलना, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं भी फंस जाऊं। मैंने भी दूसरों से भाई मिसाल लेनी है। मैंने पहले बोल दिया कि आई लव इमरान खान। अब भाई बात यह है कि, लेकिन मैंने ये भी साथ में कह दिया कि सर इमरान खान साहब, बात यह है कि ज़रा सा देखना पड़ेगा इसे,
नहीं, यहाँ एक बात मैं आपको टोकूंगा सर, थोड़ा सा। टोके। देखें, बात यह है कि इमरान साहब की दौर में पहले 2 साल बड़े डिप्रेशन में रहे और इसके बाद अब जो है इकॉनमी हमारी एक और। स्टेबल होना